एक गांव में मनोहर जी एक छोटे से घर में अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहते थे। मनोहर जी एक सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे, एकदम ईमानदार, कर्मठ और उसूलों के पक्के। और उनकी पत्नी सुधा एकदम सीधी और भली औरत थी। और वहीं उनका बेटा रमन बहुत ही आलसी था। उठ जा बेटा, सूरज सर के ऊपर चढ़ आया है और तू अभी तक सो रहा है। अब कब तक सोएगा? उठ भी जा। इतना बोलने पे भी रमन को कोई फर्क नहीं पड़ा। नींद तो पूरी हो गई, चलो अब कुछ खा लेते हैं। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, लगता है माँ ने कुछ स्वादिष्ट बनाया है। माँ, क्या बनाया है? अब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खबरदार, जो यहाँ आया तो। अरे नालायक, कम से कम हाथ मुंह तो धो ले, उठ के खाने आ गया। माँ के डांटने पे रमन जल्दी से हाथ मुंह धोने चला गया। लाओ माँ, जल्दी खाने के लिए दे दो। हाँ, देती हूँ। हाँ, पेट भर गया। चलो, तुम्हारा पेट तो भर गया। बेटा, अब ये टिफिन जल्दी से अपने पिताजी के पास लेके चले जाओ। आज मुझे थोड़ा काम है, इसलिए मैं नहीं जा पाऊंगी। क्या माँ, कभी तो आराम कर लेने दिया करो। जब देखो तब कोई ना कोई काम दे देती हो। मैं नहीं जा रहा, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। हे भगवान, मैं क्या करूँ इस लड़के का। अरे ओ आलसी, अभी तो तू 1 घंटे पहले सो के उठा है। तुझे बस खाने और सोने के अलावा कुछ आता भी है या नहीं? चल जा और जल्दी से अपने पिताजी के लिए खाना लेके जा, वो भूखे होंगे। अरे माँ, तुम मुझे कहाँ इतनी धूप में भेज रही हो? मैं नहीं जा रहा। इतनी धूप में बाहर घूमूंगा, मेरी तो जान ही निकल जाएगी। सुधा रमन को कुछ बोलती उससे पहले ही रमन तेजी से भाग के घर के अंदर चला गया। और ना चाहते हुए भी सुधा को अपना सारा काम छोड़ के जाना पड़ा। अरे सुधा, तुम यहाँ? तुमने तो कहा था तुम्हें कुछ काम है, इसलिए आज तुम नहीं आओगी। हमारे तो भाग्य फूट गए हैं। हमें ऐसा आलसी बेटा मिला है, बस खाता है और सोता रहता है। ना जाने क्या होगा इस लड़के का। सुधा ने मनोहर जी को सारी बातें बताई। मैंने सोचा था इस लड़के को पढ़ा लिखा के एक बढ़िया काबिल अफसर बनाऊंगा, लेकिन इसके आलसपन के कारण तो मैं परेशान हो गया हूँ। खैर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। मनोहर जी अपने मन को झूठा दिलासा देते हुए अपनी पत्नी को घर जाने के लिए बोले। एक दिन रमन के स्कूल के मास्टर साहब उसके घर आए। अरे मास्टर साहब, आप यहाँ? आइए आइए, बैठिए। अरे सुधा, रमन के मास्टर साहब आए हैं, जरा एक कप चाय लाना। नहीं नहीं श्रीमान, अब चाय नाश्ते की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा जल्दी में हूँ और मुझे आपके बेटे के बारे में कुछ बात करनी थी। जी मास्टर जी, कहिए, ऐसी क्या बात हो गई जो आपको मेरे घर आना पड़ा? दरअसल माधव जी, बात ऐसी है कि आपका बेटा पढ़ाई में बहुत ही कमज़ोर है, और तो और वो ना तो कभी अपना होमवर्क करके स्कूल आता है, और अगर उससे कुछ पूछो तो वो उसका उल्टा ही जवाब देता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे माफ़ करना माधव जी, इस बार भी आपका लड़का फेल हो जाएगा और शायद मुझे उसका नाम भी स्कूल से काटना पड़े। अब तो हद ही हो गई। मैंने सोचा था ये लड़का समय के साथ सुधर जाएगा, लेकिन ये तो दिन पर दिन और बिगड़ता जा रहा है, और इसकी आलस वो तो चरम सीमा पे है। चलिए ठीक है माधव जी, अब मैं चलता हूँ। मैंने जो बात कही उस पर गौर करना आप। जी मास्टर साहब, आपका धन्यवाद। अगली सुबह गांव के बहुत सारे लोग कहीं जा रहे थे। तभी माधव जी ने पूछा, अरे काका, आप सब लोग इतनी तेजी में कहाँ जा रहे हैं? बेटा, हमने सुना है गांव में एक बहुत ही ज्ञानी बाबा आए हैं, वो सबकी समस्या दूर कर देते हैं। हम उन्हीं के पास जा रहे हैं। ज्ञानी बाबा? ज्ञानी बाबा का नाम सुन माधव जी को बहुत खुशी हुई और अपने बेटे के भविष्य के लिए उनके पास। प्रणाम बाबा। कहो बेटा, तुम्हारी क्या समस्या है? बाबा, ऊपर वाले की कृपा से मुझे किसी भी चीज की कमी नहीं। अच्छी नौकरी है, सुशील और संस्कारी पत्नी भी है, मगर मेरा बेटा, उसके अंदर इतनी आलस भरी है कि मैं अब आपको क्या बताऊं। माधव जी ने बाबा को अपनी सारी समस्या बताई। माधव जी की बातें सुनने के बाद बाबा जी बोले, बेटा, तुम्हारी समस्या काफ़ी गंभीर है, मगर तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इस समस्या का समाधान है मेरे पास। सच बाबा? क्या समाधान है, बताइए।
आप जो बोलेंगे मैं वो करूँगा। नहीं नहीं, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम बस अपने बेटे को कल सुबह मेरे पास भेज देना, बाकी मैं सब ठीक कर दूंगा। जैसा आप कहें महाराज। घर पहुँच के माधव जी, सुधा सुधा कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। क्या हुआ? इतनी जोर जोर से आवाज़ क्यों लगा रहे हैं? और कैसी खुशखबरी? माधव जी ने बाबा के बारे में सुधा को सारी बातें बताई। हाँ सच? ऐसा हो सकता है? अरे हाँ सुधा, ऐसा हो सकता है। मगर एक मिनट, इसमें तो एक समस्या है। आपने रमन को वहाँ भेजने के लिए तो बोल दिया, मगर वो वहाँ जाएगा कैसे? वो ठहरा इतना आलसी। तुम उसकी चिंता मत करो, वो सब मुझ पे छोड़ दो। मैंने उसके बारे में सब कुछ सोच लिया है। अगली सुबह रमन, नातू काका ने नदी के किनारे भंडारा रखा है। मुझे तो उस समय नहीं मिल पाएगा, मगर तुम चले जाना। बहुत ही अच्छे अच्छे पकवान बने हैं। मैंने सुना है वहाँ पे 3-3, 4-4 तरह की सब्जियाँ, पूड़ी, रसगुल्ले, जलेबी, रसमलाई और न जाने क्या क्या मिल रहा है। मुझे तो बोलते हुए भी मुंह में पानी आ गया, लेकिन क्या करूं, मुझे दफ्तर में आज बहुत काम है, इसलिए मुझे समय मिल नहीं पाएगा। एक काम करना, तुम ही चले जाना। रसगुल्ले, जलेबियाँ, रसमलाई, अरे वाह 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 वाह। अरे ये मौका मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। और हाँ, नदी के किनारे जाते समय रास्ते में तुम्हें एक साधु बाबा मिलेंगे। पहले उनके पास जाके उनका आशीर्वाद ले लेना और बोल देना मैं मनोहर का बेटा हूँ। ये आपने क्या किया? उससे आपने झूठ क्यों बोला? जब उसे ये बात पता चलेगी कि वहाँ कोई भंडारा ही नहीं है तो फिर? तुम चिंता मत करो, उससे पहले वहाँ पहुँचने तो दो। रमन खुशी में झूमता हुआ बाबा के पास पहुँचा, बाबा को प्रणाम किया और अपने पिता का नाम बताया। खुश रहो बेटा, तो तुम ही हो मनोहर जी के बेटे। काफी तारीफ करते हैं तुम्हारी काबिलियत को देख के मैंने सोचा है तुम्हें कुछ उपहार दे दूं। सच? क्या उपहार है मेरे लिए? बेटा ये छड़ी ले लो। ये कोई साधारण छड़ी नहीं है, इसे तुम जिस किसी भी वस्तु पे रगड़ोगे वो वस्तु सोने की हो जाएगी। मैं तुम्हारी काबिलियत को देख के तुम्हें ये 24 घंटे के लिए दे रहा हूँ। एक बात का ध्यान रखना, 24 घंटे बाद इस छड़ी का जादू खत्म हो जाएगा। तुम जितना चाहो उतना सोना बना सकते हो, मगर सिर्फ 24 घंटे में। और हाँ, इसे इस्तेमाल करने से पहले अच्छे से नहा लेना, वरना इस छड़ी का जादू उल्टा पड़ जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। मैं अभी घर जाता हूँ और इसके बारे में माँ और पापा को भी बताऊँगा। वो लोग बहुत खुश होंगे। नहीं बेटे, तुम अपने घर में किसी को मत बताना। अगर इसके बारे में कोई और जान गया तब भी ये छड़ी काम नहीं करेगी। अच्छा, तो फिर ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊँगा। घर पहुँच के रमन, मैं तो थक गया। इतनी देर से चल चल के मेरे तो पैर ही दुख गए। ओह, अब तो शाम हो गई, थोड़ी देर में रात भी हो जाएगी। एक काम करता हूँ, अभी खाना पीना खा के सो जाता हूँ। कल सुबह उठ के अपने काम पे लग जाऊँगा। मैं इतना सोना बनाऊँगा, इतना सोना बनाऊँगा, इतना सोना बनाऊँगा कि मुझे कभी ज़िंदगी में काम करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एकदम राजा महाराजाओं की तरह रहूँगा। अमीर बनने का ख्वाब देखते हुए रमन खाना खा के सो गया और अगली सुबह जब वो उठा, अभी मेरे पास शाम तक का समय है। एक काम करता हूँ, सबसे पहले नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद घर से निकलूंगा। रमन ने भरपेट भोजन किया, मगर उसके बाद उसे बहुत तेज नींद आने लगी। अब तो काफ़ी तेज नींद आ रही है। छड़ी का जादू तो शाम तक खत्म होगा। एक काम करता हूँ, अभी थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ, उसके बाद अपने काम पे लग जाऊँगा। आराम करते करते रमन को नींद आ गई। जब वो उठा तो सूरज डूब चुका था और शाम हो गई थी। रमन हड़बड़ी में उठा, जल्दी से नहाने गया, मगर तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। अरे ये क्या, ये सोना क्यों नहीं बन रहा? लगता है छड़ी का जादू खत्म हो गया। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? इतना अच्छा मौका था मेरे पास, मगर मैंने अपने आलसपन के कारण सब कुछ बर्बाद कर दिया। इतना बोल रमन रोने लगा। तभी वहाँ पे साधु महाराज आए और रमन को रोता हुआ देख वो सब कुछ समझ गए। क्या हुआ बेटा,
मुझे लगा था तुम छड़ी को पाकर बहुत खुश होगे, मगर तुम तो रो रहे हो। रमन डरते हुए बाबा को सारी बातें बताई। फिर बाबा जी हंसते हुए बोले, बेटा, बस यही बात तुम्हारे माता पिता तुम्हें बचपन से समझाते हुए आ रहे हैं कि आलस बहुत बुरी बात है। तुम्हारे पास पूरे 24 घंटे थे, तुम जितना चाहे उतना सोना बना सकते थे, जिससे तुम्हें भविष्य में शायद काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मगर तुमने अपने आलसपन के कारण वो सब कुछ गंवा दिया और अपने अमीर बनने का एक सुनहरा अवसर तुमने वो भी गंवा दिया। ये सब बातें सुनने के बाद रमन को अपनी गलती का एहसास हुआ। बाबा, मैं सब कुछ समझ गया। मेरे माता पिता सब कुछ मेरे हित के लिए कर रहे थे, मगर मैं अपने आलसपन के कारण कभी कुछ न कर पाया। लेकिन बाबा जी, मैं अब सब कुछ समझ गया और आज के बाद मैं कभी आलस नहीं करूँगा। साधु महाराज ने रमन को सबक सिखाया और मनोहर जी की सारी समस्या दूर कर दी, और रमन उस दिन के बाद से एकदम मेहनती बन गया।